नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सुशील पचौरी राष्ट्र सेवा दल की तरफ से आप सभी का इस लाइव वीडियो में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जो लोग जुड़ रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज का जो वीडियो बनाने का विषय है वो विषय है राष्ट्र सेवा दल उत्तर प्रदेश के गठन का प्रमुख उद्देश्य हमारे क्या हैं, जिसके लिए हमने इस संगठन की स्थापना की है। लोग जुड़ रहे हैं। अपनी पूरी बात शुरू करने से पहले मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरे सभी मित्र अधिक से अधिक जुड़ सकें वीडियो से। सभी अधिक से अधिक वीडियो शेयर भी करते रहें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुँच सके। आशु यादव जी, जय श्री राधे कृष्ण भाई, जय श्री राधे कृष्ण सभी को। पंडित संदेश उपाध्याय जी, भूपेंद्र सिंह जी, पंडित अवधेश कौशिक जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस वीडियो का विषय है कि राष्ट्र सेवा दल उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, उन पर प्रकाश डालते हुए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य, जो लोग हमें किसी भी पार्टी का विरोधी या किसी भी पार्टी का हितैषी बताना चाह रहे हैं, तो दिमाग से निकाल दें कि हम किसी भी पार्टी के लिए कोई काम नहीं करते, ना ही किसी भी पार्टी का कोई विरोध कर रहे हैं। विशेष तौर पर लोग हमें अगर बीजेपी के विरोध में समझ रहे हैं तो अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि बीजेपी को हमने चुना है, हमारी अपनी चुनी हुई सरकार है। अपनी चुनी हुई सरकार से हम मांग रख सकते हैं, लेकिन उसका विरोध कतई नहीं समझाया जाए कि हम इस समय बीजेपी का विरोध कर रहे हैं या किसी अन्य पार्टी का कोई समर्थन कर रहे हैं। अभी जैसा कि हम अपने राष्ट्र सेवा दल उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्देश्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। राष्ट्र सेवा दल उत्तर प्रदेश एक ऐसा सामाजिक संगठन है जिसका गठन निस्वार्थ भाव से सच्ची मानव सेवा करने हेतु किया गया है। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमारे साथ प्रांजल चतुर्वेदी जी, बलदेव सिंह जी, हिमांशु पचौरी जी, वरुण सोलंकी जी, राधे राधे पचौरी जी, राधे राधे वरुण जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संगठन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए संगठन के उद्देश्य में आपको नंबर वाइज बताऊंगा। नंबर 1, संगठन का प्रमुख उद्देश्य है निर्धन एवं मध्यम वर्ग के विकास हेतु कार्य करना एवं इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ना, वो चाहे सरकार से हो, समाज से हो या किसी भी प्रकार की अधिकारों की लड़ाई हो, उसके लिए हमारा संगठन खड़ा रहेगा। नंबर 2, निर्धन बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य करना, अपने संगठन के माध्यम से, स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से
या सरकारी मदद से गरीब बच्चों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना संगठन का प्रमुख उद्देश्य रहेगा। किसी भी दैविक आपदा या राष्ट्रीय संकट के वक्त ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक हर संभव मदद पहुंचाने का कार्य हमारा संगठन करेगा। नंबर 4, शेरे कटारा जय श्री कृष्णा। नंबर 4, पर्यावरण संरक्षण के लिए समाज को प्रेरित करने का काम करेगा संगठन एवं वृक्षारोपण एवं उनके संरक्षण हेतु कार्य करेंगे। वृक्ष तो बहुत लगाए जाते हैं, लाखों करोड़ों वृक्ष हमारे देश में लगाए जाते हैं, उसके बावजूद इस समय ऑक्सीजन की कमी या विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं इस समय हमें देखने को मिल रही हैं, जिसका मुख्य कारण है अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करना। इतने सारे वृक्ष, करोड़ों वृक्ष लगते हैं, लेकिन उनका संरक्षण बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। तो पेड़ लगाने के साथ साथ उनका संरक्षण करना भी ज़रूरी है। हम लोग सेल्फी खिंचाते हैं नया पेड़ लगाते हुए, लेकिन हमने कभी सेल्फी उस पेड़ के साथ नहीं लगाई जो हमने 2 साल पहले या 3 साल पहले जब वृक्षारोपण किया, या 3 साल तक उसका हमने 4 साल तक संरक्षण करके उसको बड़े वृक्ष के रूप में दिखाया हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम कोई वृक्ष लगाते हैं तो उसको, पौधा लगाते हैं तो उसको वृक्ष बनने तक उसका संरक्षण अवश्य करें। विजय चाहर जी जुड़ गए हैं, राम राम भैया जी, राम राम। नंबर 5, मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पेयजल, सड़क, चिकित्सा, सफाई, गरीबों के आवास आदि के लिए सरकारी मदद के लिए प्रयास करना, क्योंकि सरकार इन सब सुविधाओं के लिए प्रयत्नशील है और इन सब सुविधाओं पर सरकार खर्च भी करती है, लेकिन ज़रूरतमंदों तक ये सुविधाएं पहुंच नहीं पाती हैं। बीच में ही भ्रष्टाचार कहिए या जो भी है, बीच में ही ये कहीं रुक जाती हैं। तो इसके लिए हमारा संगठन सरकारी मदद ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके, ऐसे प्रयास हम लोग करेंगे अपने संगठन के माध्यम से। पंडित ब्रज शर्मा जी मेरे छोटे भाई जुड़े हैं, बहुत सुंदर विचार, राधे राधे, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रज शर्मा जी आपका। आप जैसे मेरे भाई ही हमारी ताकत हैं और हमारे संगठन को एक नई ऊंचाइयों तक आप लेके जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। नंबर 6, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो अपने राष्ट्र सेवा दल उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्देश्यों के बारे, जिनको लेकर के हमारा संगठन काम करने वाला है, वो उन उद्देश्यों पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। नंबर 6 है गरीबी उन्मूलन एवं स्वरोजगार हेतु समाज को प्रेरित करना। गरीबी उन्मूलन से मतलब गरीबी को हटाना। गरीबी को हम किस प्रकार से हटा सकते हैं? अधिक से अधिक लोगों को अपने स्वयं के रोजगार के लिए प्रेरित करना है। सरकारी मदद के द्वारा, स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद के द्वारा, समाज की मदद के द्वारा, अपने संगठन की मदद के द्वारा लोगों को स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना है, क्योंकि सभी को गवर्नमेंट जॉब मिल सके ऐसा संभव नहीं है। सभी कोई बड़ी कंपनियों में जॉब कर सकें ये भी संभव नहीं है, बड़ा व्यवसाय कर सकें ये भी संभव नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे रोजगार हैं जिनमें अच्छी इनकम हो सकती है। उसके लिए समाज को प्रेरित करने का काम हम संगठन के माध्यम से करेंगे। नंबर 7, सामाजिक कुरीति जैसे नारी उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, छुआछूत, जातिवाद, बाल मजदूरी एवं भिक्षावृत्ति को रोकने हेतु समाज को प्रेरित करने का काम हमारा संगठन करेगा। जितनी भी प्रकार की सामाजिक कुरीतियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से बाल मजदूरी एवं भिक्षावृत्ति, इस पर जितना जल्दी संभव हो सके इस पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे को जब काम करते हुए मैं देखता हूं तो मेरा मन पीड़ा से भर जाता है और किसी का भी मन पीड़ा से भर जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे एक समान है। एक बच्चा अपने परिवार में अपने माँ बाप के साथ कूलर एसी में बैठता है, सारी सुविधाएं हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ता है, और वहीं एक दूसरा बच्चा रोड पर भीख मांगता है या किसी होटल या ढाबे में बर्तन धोता है, तो ये उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। उसके लिए हम जैसे लोगों को संगठन के माध्यम से, स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आना होगा और उन बच्चों के शिक्षा के लिए काम करना होगा। और जो लोग भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं, कहीं ना कहीं उनको भी
जी, तो जो लोग भिक्षावृत्ति में कहीं ना कहीं लिप्त हैं उनको उससे दूर रखना है। नंबर 7, नंबर 8, भीख मांगने वाले दिव्यांगजनों हेतु समाज अपने संगठन, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं सरकारी मदद के माध्यम से ऐसा कार्य दिलाना है उन दिव्यांगजनों को जो भीख मांगते हैं, जिस कार्य को वो आसानी से कर सकें एवं अपना जीविकोपार्जन कर सकें। विमल कुमार जी महाराज, आपका संकल्प हमारा साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद छोटे भाई विमल जी, आप सभी लोगों का इतना प्यार और समर्थन मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यशपाल जी गजब। नंबर 9, नशा मुक्त प्रदेश की मांग सरकार से करना, क्योंकि सारी बुराइयों की जड़ मैं समझता हूँ कि नशे में है। लोग किसी भी प्रकार का नशा करें, शराब का नशा करें, चरस गांजे का नशा करें या किसी भी प्रकार का कोई भी नशा हो, वो सारी बुराइयों की जड़ है। उसके बाद में व्यक्ति की सोचने समझने की अपनी मानसिक शक्ति खो देता है, अपने रोजगार धंधे चौपट कर देता है, अपने परिवार को भूल जाता है, समाज को भूल जाता है और वो उतना नशे में लिप्त हो जाता है कि अपना सब कुछ खत्म कर लेता है। तो सरकार से ऐसी मांग है हमारे संगठन के माध्यम से कि कम से कम हमारा प्रदेश, उत्तर प्रदेश जहां हम लोग निवास करते हैं, हमारा प्रदेश नशा मुक्त प्रदेश बने। नंबर 10, जनसंख्या नियंत्रण हेतु अभियान चलाना, यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून की सरकार से मांग करनी है और लोगों को भी जागरूक करना है, क्योंकि चीन के बाद हमारा देश जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है और हो सकता है कि चीन को पछाड़ भी चुका है। बहुत लिमिटेड संसाधन प्रकृति के माध्यम से हमें मिले हैं और अंधाधुंध जनसंख्या के बढ़ने के कारण उन संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए हम सब कुछ अभी ख़त्म करते जा रहे हैं। तो प्रयास करना है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक करना और सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए मांग करना, ये हमारे संगठन का उद्देश्य है। नंबर 10, युवाओं को राजनीति से जुड़ने के लिए प्रेरित करना, जिससे कि वो राष्ट्र की दिशा एवं दशा बदलने का कार्य कर सकें। राजनीति बोला जाता है बहुत गंदी चीज़ है, राजनीति एक कीचड़ है, राजनीति में से दूर रहना चाहिए, लेकिन कीचड़ को साफ करने के लिए हमें कहीं ना कहीं पहले कीचड़ में घुसना होगा। उस कीचड़ से दाग लगेंगे लेकिन वो स्थायी नहीं होंगे। तो मेरा सभी युवाओं से ये अपील है कि राजनीति में जुड़ें, स्वच्छ राजनीति करें, क्योंकि अधिकतर लोग इस समय राजनीति में पिछले 70 सालों से बूढ़े लोगों का कब्जा है। तो मैं चाहता हूं कि युवा राजनीति से जुड़ें, क्योंकि बूढ़े नेता अपने आप को खुद को ही नहीं संभाल सकते, देश की स्थिति को क्या संभालेंगे। राजेश ठाकुर, बहुत सुंदर भैया जी, धन्यवाद। उदय सिंह, वी आर विद यू, थैंक यू सर। और इसके अलावा जो हमारा अंतिम उद्देश्य है, अपने संगठन से जुड़े लोगों के सुख दुख में शामिल होना एवं किसी भी ज़रूरत के वक्त उनकी हर संभव मदद के लिए खड़े रहना। जो लोग भी हमारे संगठन से जुड़ेंगे, मैं उनको विश्वास दिला सकता हूं कि हम लोग उनके लिए ज़रूरत के समय जो भी हर संभव मदद हम कर सकते हैं वो उनके लिए करेंगे, क्योंकि संगठन का मतलब है संगठन के जुड़े हुए लोगों के साथ एक दूसरे का जुड़ा हुआ होना, संगठन के हर व्यक्ति का एक दूसरे व्यक्ति से जुड़ा रहना, ये हमारे संगठन के उद्देश्य है। एक बार मैं फिर से आपको जल्दी से बता देता हूँ। नंबर 1, निर्धन एवं मध्यम वर्ग के विकास हेतु कार्य करना एवं इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ना। नंबर 2, निर्धन बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य करना, समाज, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं सरकारी मदद और अपने संगठन की मदद से गरीब बच्चों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। नंबर 3, किसी भी दैविक आपदा या राष्ट्रीय संकट के वक्त ज़रूरतमंद व्यक्तियों को हर संभव मदद पहुंचाना। नंबर 4, पर्यावरण संरक्षण के लिए समाज को प्रेरित करना एवं वृक्षारोपण एवं उनके संरक्षण हेतु कार्य करना।
नंबर 5, मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पेयजल, सड़क, चिकित्सा, सफाई, निर्धन आवास आदि के लिए सरकारी मदद के लिए प्रयास करना। गरीबी उन्मूलन एवं स्वरोजगार हेतु समाज को प्रेरित करना। सामाजिक कुरीति जैसे नारी उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, छुआछूत, जातिवाद, बाल मजदूरी एवं भिक्षावृत्ति को रोकने हेतु समाज को प्रेरित करना। नंबर 8, भीख मांगने वाले दिव्यांग जनों हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं, सरकारी मदद एवं अपने संगठन के माध्यम से ऐसा कार्य दिलाना जिसे वो कर सकें एवं अपना जीविकोपार्जन कर सकें। नशा मुक्त प्रदेश की मांग करना। जनसंख्या नियंत्रण कानून हेतु अभियान चलाना। समाज को जागरूक करना। युवाओं को राजनीति से जुड़ने के लिए प्रेरित करना जिससे कि वो राष्ट्र की दिशा एवं दशा बदलने का कार्य कर सकें। अपने संगठन से जुड़े लोगों के सुख दुख में शामिल होना एवं किसी भी ज़रूरत के वक्त उनकी हर संभव मदद के लिए तैयार रहना। ये हमारे संगठन के प्रमुख उद्देश्य थे जो मैंने आपको बताए। आज की परिस्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में संगठन की सरकार से क्या मांग है। मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि संगठन का उद्देश्य सरकार का विरोध करना नहीं है, किसी भी पार्टी का विरोध करना या किसी भी पार्टी का पक्ष लेना भी नहीं है। बीजेपी को हमने चुना है, हमारी चुनी हुई सरकार है। अपनी चुनी हुई सरकार से हमने कुछ मांगें रखी हैं क्योंकि सरकार का और जनता का या जनता प्रजा एवं राजा का पुत्र एवं पिता जैसा संबंध है। पुत्र को कोई आवश्यकता होती है तो वो अपने पिता से मांग करता है, उसके लिए अगर पिता से वो नहीं मिलती है तो नाराज़गी भी जाहिर करता है, लेकिन उसका विरोध उसको नहीं कहा जा सकता। आवश्यकता के वक्त प्रजा भी अपनी सरकार से मांग करेगी क्योंकि सरकार को चुना ही इसलिए गया है कि वो प्रजा की देखभाल कर सके। और जो सरकार अभी है बहुत अच्छा कार्य अभी तक किया है, लेकिन जो कमियां हैं उन्हें पूरा होना चाहिए। उसके लिए हम सरकार से कुछ मांग रख रहे हैं अपने संगठन के माध्यम से। हमारे प्रदेश के सभी किसानों का कर्ज एवं बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए क्योंकि लॉकडाउन के कारण किसानों की सब्जी या फसल खेत में ही सड़ रही है, मंडी तक नहीं पहुंच पा रही है या पर्याप्त नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि इस समय लॉकडाउन के कारण बहुत सारी विषम परिस्थितियां हैं, तो मंडी तक सारी फसल पहुंच पाना संभव नहीं हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में किसान कैसे कर्ज चुकाए एवं बिजली का बिल कैसे भरे। लॉकडाउन अवधि की बैंक ईएमआई माफ़ होनी चाहिए क्योंकि लोग इस समय बेरोज़गार हैं, दैनिक खर्च तक वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बैंक की किस्त देना संभव नहीं है क्योंकि अधिकतर लोन रोज़गार हेतु लिए जाते हैं। जब रोज़गार ही नहीं है तो कर्ज की किस्त कैसे चुका पाएंगे। कुछ एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि उनके लिए लोन की ईएमआई चुकाना संभव है, अन्यथा प्राइवेट कर्मचारी या प्राइवेट कोई भी बिजनेस करने वाले लोग बैंक की किस्त इस समय देने में असमर्थ हैं, तो इस पर सरकार को अवश्य विचार करना चाहिए। आप लोग शेयर करते रहें वीडियो को अधिक से अधिक, ताकि ये हमारी बहुत छोटी सी आवाज़ है लेकिन हो सकता है अगर आप सभी लोग दम लगाएंगे तो ये सरकार तक पहुंच सकती है। श्यामवीर सिंह जी जुड़े हैं, बोल रहे हैं ग्रेट, थैंक यू। दीपक पचौरी जी, दीपू पचौरी, दीपक उपाध्याय जी, योगेश कुमार जी, रोहित तैनगुरिया जी, लोहताक्ष यादव जी, अंकित गुप्ता जी, मदन पंडित जी, अजीत सिंह जी, हिमांशु बघेल जी, उदय सिंह जी, राजेश ठाकुर, विमल जी, आप सभी लोग जुड़े हैं। उमाकांत पचौरी जी, रवि यादव जी, यशपाल शेरी कटारा, पंडित ब्रज शर्मा जी, विजय चाहर, रवि पचौरी, आप सभी लोगों का, प्रधान वरुण सोलंकी जी, संजीव उपाध्याय जी, बड़े भाई नमस्कार, विक्रम पचौरी जी, शैलेंद्र सिंह, आप सभी लोगों का, बलदेव सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय इस समय दे रहे हैं। तो अभी सरकार से वर्तमान समय में जो संगठन की जो मांग है वो मैं आपको बता रहा हूं।
पहली मांग थी उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज एवं बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए। दूसरी मांग थी प्राइवेट कर्मचारियों या प्राइवेट बिजनेस करने वालों का लॉकडाउन अवधि की बैंक EMI माफ़ होनी चाहिए। नंबर 3, लॉकडाउन अवधि का बिजली का बिल भी माफ़ हो, क्योंकि इस समय जैसा मैंने पहले बताया लोग अपने दैनिक खर्चे तक नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि उनके रोज़गार छिन गए हैं। तो इस समय बिजली का बिल भरना या किसी भी प्रकार की किस्त देना संभव नहीं है। सरकार को इसके लिए विचार करना चाहिए। नंबर 4, प्राइवेट वर्कर्स, गरीब मजदूर एवं प्राइवेट स्कूल टीचर्स को आर्थिक मदद पर भी विचार सरकार को करना चाहिए, क्योंकि ये लोग पिछले 1 साल से बेरोज़गार घर बैठे हुए हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों का साथ खड़े हो, क्योंकि सरकार इन्हीं लोगों ने चुनी है। जब इनको समस्या है, इनको परेशानी का वक्त है, तो सरकार को भी इनके साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि आगे भी सरकार यही लोग चुनते हैं और चुनते आए हैं और आगे भी यही चुनेंगे। अंतिम मांग है हमारी ओमवीर नौहवार जी, बहुत अच्छा प्रयास, धन्यवाद भाई। राम गोविंद चौधरी जी, राम राम साहब, राम राम भाई। विजय बघेल जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम मांग हमारी सरकार से, अपनी चुनी हुई सरकार से, एक बार फिर कह रहा हूँ मैं, इसमें सरकार का कहीं भी विरोध नहीं है। इस सरकार को हमने चुना है। हम अपनी चुनी हुई सरकार से ये मांग करते हैं कि हे मेरे सरकार, इस समय हम आपकी प्रजा राजा के पुत्र जैसी होती है, तो हम आपसे ये मांग करते हैं कि इस समय कोरोना पीड़ितों को जो डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस वाले लूट रहे हैं, तो हे सरकार आप हमारी मदद करिए। जो भी कोरोना पीड़ित हैं उनका मुफ्त इलाज हो सके, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, और उनको मुफ्त एम्बुलेंस की सुविधा मिलनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त डेली ऐसी सोशल मीडिया पर मैं खबरें देखता हूँ कि 5 किलोमीटर का बिल 50,000, 12 किलोमीटर का बिल 1,20,000। ये किस तरीके का न्याय है सरकार? आप इस पर ध्यान दीजिए। कोरोना पीड़ित की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको तो हॉस्पिटल वाले भी, एम्बुलेंस वाले भी अनाप शनाप, और अगर उसका अंतिम संस्कार होता उसके भी बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, क्योंकि एम्बुलेंस तैयार नहीं होती, कोई भी प्राइवेट वाहन कोरोना पीड़ित को लेने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर अनाप शनाप रेटों पर सौदा होता है। 10 किलोमीटर के 50,000, 1,00,000 मुँह मांगी रकम मांगी जा रही है। तो सरकार इस पर आप ध्यान दें कि ऐसा नहीं हो। जिस परिवार से एक व्यक्ति चला गया और उसके ऊपर इस तरीके का दुख डाल देना। दिल्ली की एक घटना है, एक लड़की के पिता की मृत्यु के बाद उससे हॉस्पिटल से बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया कि आप अपने पिता को स्वयं लेके जाइए, कैसे भी ले जाइए। जब उसने एम्बुलेंस की बात की तो वहाँ पर उससे अनाप शनाप पैसा मांगा, जिसके लिए उसने अपने जो भी जेवर थे उसके पास वो तक उतार के दे दिए। कितना असंवेदनशील है ये समाज। उसके बाद में अंतिम संस्कार के लिए भी उसको बची हुई अपनी अंगूठी तक या जो भी उसके पास कुछ बचा हुआ था, ऐसी दुख भरी हालत में भी उसको लोग लूट रहे हैं। सरकार आप इस पर ध्यान दीजिए। सरकार घमंडी हो गई है, नहीं सुनेगी। इनको वोट की चोट से चोट देना ज़रूरी है। बिल्कुल ओमवीर भाई, अगर सरकार नहीं चुनेगी तो निश्चित रूप से जनता है, जनता ही उठाती है, जनता ही गिराती है। रजत शर्मा जी कह रहे हैं पुलिस वाले बहुत आतंक मचा रहे हैं। भैया जी, अभी ठेले वालों पर भी बहुत आतंक हो रहा है। बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों से भी एक अपील है मेरे पुलिस वाले भाइयों, आप लोग क्या कभी उस इलाके में जाते हो, उस दंगाई इलाके में जहां सब कुछ खुला हुआ है और आपको पता है, लेकिन आप वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। दंगाइयों की परिभाषा तो आपको पता ही होगी। बंगाल में जो हो रहा है,
वैसे ही दंगाई हर प्रदेश में, हर ज़िले में फैले हुए हैं। क्या आप उनके मोहल्ले में जा कर के इस तरीके से कर सकते हैं? क्या वहाँ आप मास्क चेकिंग अभियान चला सकते हैं? क्या आप वहाँ पर दुकानें बंद करने का के दम रखते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि आप वहाँ जा सकते हैं, वापस नहीं आ पाएंगे। वही व्यवहार आप इन गरीब ठेले वालों, गरीब मज़दूरों पर भी कीजिए। आप इनकी संवेदनाओं से जुड़ करके देखिए कि ये लोग किस परिस्थिति में इनको बाहर निकलना पड़ रहा है। किसी को भी शौक नहीं है, बीमारी सबको दिख रही है। अगर हम बाहर जाएंगे हमें भी रिस्क है, लेकिन मजबूरी है साहब इनकी भी। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे करें? किसी ठेले वाले की सब्जी फैला देना, किसी ठेले वाले के फल फैला देना, ये मानवता नहीं है साहब। बस यही है आज की वीडियो का जो उद्देश्य था। मैं आप लोगों से फिर कहूँगा कि एक बार अधिक से अधिक शेयर करें। उद्देश्य यही था कि राष्ट्र सेवा दल उत्तर प्रदेश के किन उद्देश्यों को लेकर के काम करेगा। ऐसे 12 उद्देश्य मैंने आपको बताए हैं, जिनको लिखित में भी आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इस समय की वर्तमान परिस्थिति में हम सरकार से क्या मांग रख रहे हैं, ऐसी 5 मांगें हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज एवं बिजली का बिल माफ़ हो, लॉकडाउन अवधि की बैंक की EMI माफ़ हो, लॉकडाउन अवधि का बिजली का बिल माफ़ हो, प्राइवेट नेटवर्क प्रॉब्लम थी, बीच में कनेक्शन कुछ देर के लिए हटा। तो वही है कि प्राइवेट वर्कर्स, गरीब मजदूर एवं प्राइवेट स्कूल टीचर्स को आर्थिक मदद दे सरकार। कोरोना पीड़ितों को मुफ्त इलाज एवं फ्री एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराए। विष्णुकांत शास्त्री जी हमारे गुरुदेव हैं। पचौरी जी, आपका भाव, आपका संकल्प अति उत्तम है। हम हर प्रकार से आपको सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। विष्णु पचौरी जी जुड़े हैं, अभिषेक पचौरी जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतना कीमती समय अपना दिया। मेरी बात खत्म हो चुकी है आज के विषय को लेकर के। तो आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।